गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो जम्मू आते हैं। जम्मू में एक रैली की जाती है और इस रैली में जो है वो कहीं ना कहीं निशाना कांग्रेस पर भी साधते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये परिवार वालों ने 70 साल में क्या दिया है, जो जिसके बारे में वो लगातार बीजेपी से पूछते हैं और उसका ब्यौरा जो है अब उन्होंने कांग्रेस से मांगा है। अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी आवाज भी उठाती रही है, परंतु आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अमित शाह जी का कहना है कि कांग्रेस हो या बाकी परिवार वाले हों, जितने भी अगर बात करें जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर पर राज किया है, 70 सालों में क्या देकर गए हैं जिसका लगातार ब्यौरा जो है वो मांगते रहे हैं। कहते हैं मैं तो पूरा ब्यौरा लेकर आया हूं, पर आपके पास क्या है कि आप बता सकें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने ये काम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया। ब्यौरा तो वो देश में भी मांगते थे, लेकिन आज पता लगा कि 60 लाख करोड़ की संपत्ति 6 लाख करोड़ में मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं। वो कांग्रेस नहीं दिया। देश भर में आज जो संपत्तियां बनी थी उनको बेच के, जो माँ बाप के जायदाद को बेच करके घर चलाए, उसको काबिल नहीं समझा जाता। अच्छा तो होता कि वो और बनाते और वो उन चीज़ों को बचा के रखते, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके वो देश चला रहे हैं। वो देश के सामने है, ये बात तो करते हैं, ये उनकी शैली है। हमेशा ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो भी है वो मान गए कि ये पिछली सरकारों ने ही बनाया है। मानो कम ही होगा, लेकिन सड़कों का जाल भी था, हर किलोमीटर पे एक स्कूल था। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन मुफ्त थी। जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज जिनका वो कहते हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस नहीं दिए। अगर 2 मेडिकल कॉलेज थे, पत्थर रख के चले गए थे। अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल बनाया नहीं सुषमा स्वराज जी ने, वो आकर के कांग्रेस ने, गुलाम नबी आज़ाद ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके पास बना है। मेडिकल कॉलेज जो बने हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, श्रीनगर में इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, वो तो किसी ने बनाए हैं। क्योंकि जिस जब वक्त आज़ाद हुआ था देश तो सुई नहीं बनती थी, और वहाँ से शुरू करके तो आज तक यहाँ पहुँचा था। उसके बाद 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आपसे जो लिया वो लड़के लिया। जम्मू ने भी एम्स की एजिटेशन जम्मू पूरे ने लड़ी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पार्टी तो फेल करती थी एजिटेशन को, अल्टीमेटली आपको लेटना पड़ा। लेकिन बात यह है कि जो आपने किया है, आपने तो हमारी पहचान खत्म की, जम्मू कश्मीर का अस्तित्व खत्म किया, आइडेंटिटी खत्म की, ऐतिहासिक रियासत को एक म्यूनसिपैलिटी बना दिया, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा एक सेंटर के एमओएस से भी कम है। ये दर्जा रखा आपने हमारा। ये जो दर्जे की बात हो रही है, उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये पहले ही बताया कि दर्जा जो है वापस दिया जाएगा जब सही समय आएगा। सही, उन्होंने कहा कि वादा जो है असेंबली में किया गया था और वो उस वादे पर खरे भी उतरेंगे, पर जब वक्त सही होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को सारे हक मिल जाएंगे, उसके बाद जो है उनका। पहले हम पूछना चाहते हैं कि वो छीना क्यों? आम लोगों का क्या गुनाह और कसूर था? जम्मू का क्या गुनाह और कसूर था? छीन के फायदा क्या हुआ? आपने छीन लिया, आपने यूटी बनाई। गृह मंत्री जी कहते हैं लोगों को डरना चाहिए, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे। गृह मंत्री की कुर्सी से डरना चाहिए, इंसान से नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि डरना चाहिए, तो आप तो यूटी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चला रहे, आप ही चला रहे हैं। तो सिलेक्टिव किलिंग 28 अक्टूबर 2019 से शुरू हो गई थी। 59 लोग जो है वो टारगेट करके उन्होंने वो लोग मारे हैं जो देशभक्त थे, जो देश का झंडा बुलंद करके बैठे थे। जो लोग 50-50 साल से कश्मीर में बैठे थे, माइग्रेट नहीं हुए थे। सतपाल निश्चल जी मारे गए, 50 साल से ज्वेलर का काम करते थे। इस साल की शुरुआत उनकी हत्या से हुई। उसके बाद कृष्णा ढाबा का जो ओनर था वो 30-32 साल से सारे लोग जो है वहाँ खाना खाते आए जम्मू से, उसको किसी ने नहीं मारा था। जो लेबर यहाँ से भागे हैं, उन्होंने कहा 40-40 साल से हम काम कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन पीक ऑफ मिलिटेंसी में हमको किसी ने नहीं मारा, और ऐसे टारगेट नहीं किया आउटसाइडर्स को, जाओ उनको वो भी मारेंगे, वहाँ के मुस्लिम भी मारेंगे, वहाँ के हिंदू भी मारेंगे, वहाँ के सिख भी मारेंगे, वहाँ के क्रिश्चियन भी मारेंगे, वहाँ के आम नागरिक भी मारेंगे। आप कहते हैं कि वहाँ देश मजबूत हो गया, पुरअमन हो गया, नदियाँ बहेंगी, खुशहाली होगी, वो कहाँ गई? हम तो गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि आज तो चिड़िया पार नहीं मारनी चाहिए आपकी इजाज़त से। आप कहते थे कि हमारी इजाज़त के बगैर चिड़िया पार नहीं मारेगी। पिछली सरकारों ने हाथ बांधे थे फौजियों के और सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमने खोल दिए। आपकी जब सरकार थी तो हमने देखा कि एफआईआर भी लगी फौजी पे, 10,500 पत्थरबाज जिनको उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, हमारी सरकार ने अंदर ठोका था, एफआईआर लगाई थी, उनको आपने बहाल किया। और फिर आतंकवाद बढ़ा।
आप आंकड़े बना करके वारदातों से इतनी फौज, इतना कुछ होने के बाद कि लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं, और फिर वारदातें टारगेटेड भी होती हैं। और उस दौर में जबकि एक कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन रही हो, तो हमें ये बताएं कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। आप कहते थे आतंकवाद की जड़ 370 है, तो फिर आतंकवाद 2.5 साल 2.25 साल में ख़त्म होना चाहिए था ना। अलगाववाद की जड़ 370 है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। आज आपको मेन स्ट्रीम पार्टियों से भी डर लगता है। आप 3.5 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे, आप स्टेट नहीं बहाल कर पा रहे। डिलिमिटेशन कब होगा, डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें कब बराबर होंगी। आपने तो कहा था कि 370 का जाने दो, खुशहाली खुशहाली होगी। नौकरियां आप कहाँ से गिनते हैं? यहाँ तो 21.6% आंकड़ा हो गया बेरोजगारों का, जो 9% था पहले, जो 6% था। आज आपकी सरकार में ये है, 370 टूटने के बाद ये हुआ है। हम उसके फायदे, यूटी स्टेट टूटने के बाद स्टेट को तोड़ने का फायदा तो पूछते हैं ना, कि 2.25 साल में आपने क्या फायदा लिया। सिर्फ यह है कि चाबी अपने हाथ में है, किसको ठेका देना है, किसको फायदा देना है, संसाधन किनको देना है, बाहर से कौन ठेकेदार है, इसलिए स्टेट तोड़ी थी। हम पूछते हैं उसका फायदा होना चाहिए ना। आपने बहुत कहा जी बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमने कदम उठाया है, वो ऐतिहासिक ब्लंडर था या कदम था, वो इतिहास जान बताएगा क्या ऐतिहासिक फायदा हुआ। आप देख रहे हैं 1990 के हालात बना दिए आपने लॉ एंड ऑर्डर पे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पीस और शांति हो और मिलिटेंसी कंट्रोल हो, लेकिन फायदा तो नजर नहीं आ रहा। फिर डिले क्यों? डिले करने से आम आदमी, आम नागरिक के जो कल आप चुनाव करवा भी दें, उनका दर्जा क्या होगा? जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगी, भेजेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो तो या तो रद्दी की टोकरी में डाल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। पहले जो असेंबली थी उनके पास इख्तियार ये होता था कि एक बार कानून पास किया, गवर्नर साहब उसको क्वेरी लगा के वापस भेज सकते थे, दोबारा देखा जाएगा। जब दूसरी बार पास होकर के जाएगा, गवर्नर साहब उसको साइन करेंगे। अब उस कानून का ही पता नहीं। जिन नुमाइंदों को अब चुनने जा रहे हैं, चुनवाने जा रहे हैं, उनके पास इख्तियार कोई नहीं, कैबिनेट के पास नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वो इख्तियार नहीं। आपने दर्जा और राइट्स तो आम लोगों के ख़त्म किए ना। अगर आप हमारे नुमाइंदे के पास कोई इख्तियारात नहीं है तो हमें डिसएम्पावर, यू हैव डिसएम्पावर्ड द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने एम्पावर नहीं किया। रविंद्र जी, अगर मानकर चले कल जो रैली थी उसमें लग रहा था कि कुछ बड़ी बातें होंगी, पर सिर्फ बातें वो हुई जो कागज पर लिखी थी, या डेवलपमेंट की बातें जो है सिर्फ गिनवाई गई। क्या मानकर चले कि कल की रैली जो है अपनी धरातल को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए की गई थी, कि यहाँ पर जब इलेक्शंस होंगे तो लोग एक बार फिर बीजेपी पर जो है विश्वास जता सके? उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो लोगों को कुछ फायदा मिला नहीं। खोखले नारे, खोखले वादे, खोखले दावे, खोखले भाषण। लेकिन कल की रैली या इस वक्त रैली का ओकेजन क्या था? लोग मारे जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। आप जम्मू में आके रैली करके क्या दिखाना चाहते हो? यूपी को दिखाना चाहते हो? यूपी में जो है वो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जम्मू में आकर के रैली करके उत्तर प्रदेश के वोटरों को बताना था कि हम इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। वो तो हुए नहीं इकट्ठे। ठीक है, जितना 1 लाख का आंकड़ा जो बताया जा रहा था, जितना कंपेन चल रहा था, आपने देखा होगा, मुझे तो हज़ारों में भी नज़र नहीं आ जाता। लेकिन इस वक्त जब लोग मारे जा रहे हैं तो आप रैलियाँ कर रहे हैं। आपको सिक्योरिटी टाइट करनी थी। क्यों लैप्सेस हुए, क्यों हुए? 2 साल से लोग मारे जा रहे हैं, इस साल में ही इतने लोग जो है 29 के 30 लोग जो है वो शहीद हो गए। और सरहदों पे, बॉर्डर पे, जब फौज और सैनिकों को छोड़ के, ये सिविलियन किलिंग की बता रहा हूँ, 9 लोग जवान और जेसीयूज 2 जो है वो शहीद हो गए मेंढर में। हिल काका का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था सुरंगकोट, और उसके बाद ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है कि यहाँ 9 लोग वहाँ शहीद हो गए और अभी मिलिटेंट्स का पता नहीं चल रहा। और जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ गए हैं। और इस वक्त क्या ओकेजन था ये हमको समझ नहीं आया। चुनाव जब होंगे तब आ जाते, बताते गिन करके, हमने इतना पैसा दिया, इतना विकास किया, इतना ये किया। और मुझे नहीं समझ आता कि उनको देने वाले, कागज देने वाले को पूर हैं कि जो चीज़ें यहाँ दशकों से हैं, वो जो चीज़ें पिछली सरकारों ने की, आप उनको उल्टा पुल्टा करके आप कहते हैं पहाड़ियों का अब एमएलए होगा। जैसे पहले एमएलए था, मैं भी एक पहाड़ी हूँ, जो पहाड़ी स्पीकिंग उन्होंने ये भी कहा कि अब सीएम कोई भी बन सकता है, जम्मू कश्मीर का सीएम। कावड़ती की पहाड़ी के लिए मैं एक बात पूछता हूँ, देश के गृह मंत्री को ये ना पता हो कि यहाँ कितने एमएलए और कितने मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुजफ्फर बेग, वो भी पहाड़ी हैं, मैं उनको गिना दूँ। यहाँ रफ़ीक हुसैन खान मिनिस्टर रहे 1984 में, वो भी पहाड़ी थे। ठीक है, कितने पहाड़ी? शबीर खान पहाड़ी थे, पुंछ से थे,
पुंछ रजौरी से थे, अब्दुल गनी मलिक शायद वो भी पहाड़ी थे, कश्मीर से थे। उनको तो पता ही नहीं कि पहाड़ी कौन है, गुजर कौन है, वो कौन है। वो उल्टे पुल्टे आंकड़े बोलते हैं। वो कहते हैं आप पहाड़ियों का एमएलए भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है। कहाँ लिखा था कि पहाड़ियों का एमएलए मंत्री नहीं हो सकता? पहले मैं भी अपर हाउस का विधायक रहा, मैं भी एमएलए था। उनकी अपनी पार्टी का रविंद्र रैना, वो भी पहाड़ी है, उसका वो भी विधायक था। कालाकोट से रिशपाल सिंह भी पहाड़ी थे, अशोक शर्मा भी पहाड़ी थे। शिविर में समझ नहीं आता कि देश के गृह मंत्री को कम से कम ये पता होना चाहिए। बाकी वो बातें कहते, रिजर्वेशन की बात जो कहते हैं, 4% रिजर्वेशन, 5% का कानून हमने पास किया था कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं उनको 5% रिजर्वेशन दी जाएगी। उसमें मैंने सवालात भी उठाए और वो बिल वापस असेंबली में गया, क्योंकि कानून में गलती थी। कहा गया कि पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, आरबीए में रहते हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो मैंने कहा कि उनको तो 20% ऑलरेडी है, तो सिर्फ वही लोग होंगे 30% पहाड़ी, 70% तो इसमें रह जाएंगे। जब तहसीलदार के पास जाएंगे वो कहेंगे अच्छा बताइए आपका गांव आरबीए में पड़ता है। तो 1.5 घंटा वहाँ बहस हुई अपर हाउस में। और भी कानूनदार जो थे, वहाँ वकील मेरे साथी, उन्होंने कहा कि शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। फिर वो बिल वापस गया, फिर आया, फिर पास हुआ और गवर्नर साहब ने उस पर सवाल उठाए। उसमें 5% थी। फिर वो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से होके आ गया तो 4% हो गई। वो नई बात नहीं थी। लेकिन 1999 में पहली बार पहाड़ियों का केस रिकमेंड हुआ गुजर्स के साथ एसटी के लिए। वहाँ पे टेक्निकल सवाल उठे। पहली बार उनका बोर्ड जो है, गवर्नर कृष्णा राव, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, जनरल केवी कृष्णा राव के दौरान 93 में स्टेट बोर्ड बनाया गया पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए। और इसलिए ये इतनी सारी बात आप नहीं, उसी 4% की बात कर रहे हैं। वो 4% तो ऑलरेडी है, लेकिन आपको बात एसटी करते थे, उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। और उस 4% से तो एमएलए नहीं बनेंगे, एमएलए तो खुद बहुत बनते हैं। लेकिन हाँ, आप एक कम्युनिटी के जिनके लिए एसटी या पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे, उससे एक टेंशन है कि वो एक ही एरिया में रहते हैं, इसलिए वहाँ एक चीज़ चल रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि गृह मंत्री को स्पष्टता से ब्रीफ होना चाहिए था और वो स्पष्ट कहते ये चीज़ें हैं, ये होने वाली हैं, ये क्या कर ली हैं। और वहाँ भी उन्होंने कहा था कई बातें पार्लियामेंट के अंदर जो कोई कानूनी तौर पर सही नहीं थी। उन्होंने कहा दलितों को हक नहीं मिलता। दलित तो जहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही, यहाँ तो 7 सीटें दलितों के लिए पिछले 50 साल से रिजर्व हैं, तो उनको ये ना पता हो। तो इसलिए फिर जो है उनको प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो अफसर से नहीं दे पाए। जो बातें उन्होंने जम्बलिंग की है, मगर क्लैरिटी से कोई रोड मैप नहीं दिया, ये नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि क्यों नहीं स्टेट हमारी थी, को नई नहीं देनी। आपने हमको हक छीना था। और स्टेट में भी लॉ एंड ऑर्डर को डील लिया जाता है। कहीं नक्सलाइट प्रॉब्लम है, कहीं पंजाब में आतंकवाद रहा, तो कांग्रेस ने पंजाब की स्टेट को यूटी तो नहीं बनाया। जितना बड़ा आतंकवाद पंजाब में रहा तो उसको एज ए स्टेट डील किया गया ना। आज वहाँ अमन शांति है। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के लिए यूटी बनाना पड़ा, और फिर उसका रिजल्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी रही। किसी स्टेट को तोड़ करके यूटी बना करके तो आतंकवाद से लड़ने की जस्टिफिकेशन नहीं देगी। रविंदर जी, अभी थोड़ी देर पहले ही अमित शाह ने ये एक और बयान दिया है कि वो पाकिस्तान से तो बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत होगी तो जम्मू कश्मीर के युवा से होगी, जो यहाँ के लोगों से होगी, यहाँ के लोगों के लिए हितों की जो बात है वो होगी। पाकिस्तान से बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिसे करनी है, जिस तरीके से लगातार जो पार्टीज बात करने की बात कर रही है पाकिस्तान के साथ, वो करे। भाजपा जो है किसी भी तरीके से बात नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि इन सारी बातों पर जो है कहीं ना कहीं जो आगे रणनीति है वो बन पाएगी? भाजपा पहले भी कहती थी कि गोली और बंदूक के उद्देश्य ही कहता था कि डायलॉग जो है वो, जब आप आतंकवाद इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, गोलाबारी करते हैं, बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों गए थे लाहौर? 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं गए। वो बोलते कम थे, एक्शन ज़्यादा करते थे। लेकिन आप दूसरे ही साल लाहौर चले गए बगैर बताए, देश को कॉन्फिडेंस में लिए। क्या मॉल था? आज हमारे लोग मारे हैं। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई में, कल क्रिकेट के मैच होते हैं कल। पहले अगर कोई सरकार होती थी, ऐसा होता तो बीजेपी सबसे पहले सड़कों पे होती थी कि कोई मैच नहीं होना चाहिए, शिवसेना बाकी चीज़ें। आज क्यों, क्या अंतर था? जिन्होंने हत्याएं की,
हमारे 9 सैनिक अभी जंग लड़ रहे, 9 सैनिक शहीद हो गए। और आप वही पार्टी हैं, वही मोदी जी हैं जो कहते थे कि गोलियों के गूंज के बीच में बात नहीं होगी। वही प्रधानमंत्री जी लाहौर गए थे बिन बुलाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पठानकोट में हमले, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले। मुझे बताइए, ये वही सब, इनको कथनी और करनी में अंतर है। किसने कहा देश की सरकार तय करेगी क्या रास्ता है? हम देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन आपका रास्ता एक तो होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना वो देश की सरकार करेगी, हम देश की सरकार के साथ करें, सवालात अपनी देश की सरकार से करेंगे। सेना के जवान शहीद होते जाएं, हमारे बच्चे शहीद होते जाएं, आप क्रिकेट भी खेलें, आप लाहौर भी जाएं, शाले भी बांटें, बिरयानी भी खाएं, हमले भी हमारे पर हों, ISI का एजेंट से जांच भी करवाएं, फिर 56 का सीना भी दिखाएं। चाइना के साथ भी यही हाल है आपका। और फिर आप देश को ऐसे बयान दे करके, कौन कहता है डील विद पाकिस्तान, डील विद टेररिज्म, आतंकवाद का सहाय करिए, पाकिस्तान को टकरिए, चाइना को डील करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन आप फेल रहे और हम सवाल ना पूछें, जवान शहीद होते रहे, लोग शहीद होते रहे, ये कौन सी बात है? सिर्फ जोर से बोलने से देश के जवानों को और उनके जख्म नहीं भरे जाते। इसलिए जो रास्ता सरकार तय करती है, डिप्लोमेसी गवर्नमेंट ने तय करनी है। लेकिन सुझाव, ये देश सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं है, ये देश सिर्फ एक पार्टी का नहीं है जो सत्ता में बैठी है, ये देश तमाम लोगों का है, जिसका नेतृत्व विपक्ष भी करता है, जिसका नेतृत्व अगर 32% वोट उन्होंने लिए और 68% लोग वो भी हैं जिन्होंने देश उनके खिलाफ वोट दिए हैं, उनकी नुमाइंदगी, उनकी बात सरकार तक करनी, उठाना, वो सबका अधिकार है। लेकिन तय करना रास्ता आपका काम है। कुर्सी आपको दी है लोगों ने, लेकिन उसका नतीजा भी देखना लोगों का काम है कि आपका नताइज क्या है, आपके एक्शंस का, आपकी बातों का, आपका रोड मैप का। आज नेपाल, भूटान, चाइना के दोस्त कैसे हो गए जो हमारे दोस्त थे? पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई कि 5000 बार एक साल में फायर करता है, जो 50 बार, 100 बार, 200 बार साल में गोली चलती थी। आज 5198 बार फायर उसने किया पिछले साल, और आप कहते हैं हमारी नीति सफल है। आपके 2014 से लेकर के आज तक कोई साल नहीं जब 1000, 1500, 2000, 2500, 3200 बार पाकिस्तान ने हम पे हमला ना किया हो। कितने जवान शत बशत और शहीद हुए, कितने सिविलियन शहीद हुए, आप उसका आंकड़ा दीजिए और हिसाब दीजिए। पिछली सरकारों से तुलना करते हो, उस बात की तुलना भी करिए। मनमोहन सिंह जी 10 साल नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान को डील किया। क्यों आपकी जब सरकार होती है? हमने तो पाकिस्तान के इतिहास ही नहीं, नक्शा ही बदल दिया, हमने बांग्लादेश बना दिया, हमने पाकिस्तान को डील किया। लेकिन करगिल की जंग आपके टाइम होती है, आप लाहौर बास लेके जाते हैं, और उसके बाद उसका नतीजा यह कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था कि वो अंदर घुस के बैठे थे और उन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, और हमने अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए इतने जवान शहीद किए। उसके बाद आप पाकिस्तान जाते हैं लाहौर, और वो पठानकोट में हमला होता है एयरबेस पे, उसके बाद उड़ी में होता है, कितने आर्मी के जो हमारे इंस्टॉलेशन है उन पे होता है। ये आपकी नीति है कि आप या तो दोस्ती लगाइए या मुकाबला करिए। तो अगर वो गए थे तो किसी तैयारी के बाद होना चाहिए कि आप इसके बाद ये होगा, जब पता है कि पाकिस्तान धोखा देता है। इसलिए हमें इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी कहीं भी कामयाबी नज़र नहीं आती। अफगानिस्तान में आपने मार खाई, इतने लाखों करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो आज जो खतरे हैं उनके साथ डील करिए। हम जिस कहते हैं, वाजपेयी जी कहते थे कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, उनकी नीति थी, आपकी पार्टी की नीति थी। हमने भी हमेशा बराबरी पे बात की है, कभी इस तरह से बात नहीं की है। लेकिन आप यूनिलैटरली पाकिस्तान चले गए। आपने उनको बुलाया था अपनी ओथ पे, आप तो एक नई शुरुआत करने वाले थे। जब चुनाव लड़ते थे तो आप कहते कमज़ोर सरकार है, जवाब देना चाहिए 56 इंच से। फिर आपने तो उनको बड़ी आदर सत्कार से अपनी ओथ पे बुलाया था। आप सोचते थे आपसे लोग आपकी बातों से डर जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद कितने हमले हुए। इसलिए ये सवाल मत करिए। अगर एक उंगली हमारी तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपके अपनी तरफ होंगी, 5। और इनके 7 साल का कार्यकाल फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, मिलिटेंसी को डील करने में, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे फेलियर रही है। देश की व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? मैंने देखा कि भूटान हमसे पेट्रोल खरीद के बेचता है और 76 रुपये में देता है,
आप 107 रुपये में देते हैं। कितने टैक्स की लूट लगाई है आपने। देश के अंदर महिला सुरक्षा कैसी हो गई। आप तो महिला सुरक्षा के नाम पे आए थे। बेटियों के साथ अत्याचार जो है वो कितना हो रहा है, और आपके कानून और लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस सिस्टम कितना खराब है कि आपके मंत्री एमएलए जो है वो अंदर होते हैं, एमपी मिलने जाते हैं, उनके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं, लड़की सड़कों पे दौड़ती दौड़ती मारी जाती है। इंसाफ कहाँ है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, देश देख रहा है, लेकिन आप दमन से चलाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हमारा नेतृत्व लड़ रहा है। राहुल गांधी लड़ रहा है, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, आप उनसे डरते हैं। रोज जो है वो ऐसा कभी होता है संवेदना प्रकट करने जाओ और उसके लिए भी प्रियंका गांधी जेल में होंगी, पुलिस के कांस्टेबल धक्के लगाएंगे देश के बड़े नेतृत्व को। इसलिए गृह मंत्री जी ये भी जरा देखिए, और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं उनकी तरफ नज़ारा देखिए और उनको कंट्रोल करिए। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं पलटवार कर दिया है बीजेपी पर और कई उंगलियां भी उठा दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, पहले खुद तो हिसाब दे दें कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रगति हुई है, किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं खुशहाल हुए हैं। क्योंकि लगातार जिस नई खुशहाली की या नई तस्वीर की बात हो रही है वो बिल्कुल उलट है। यहाँ पर लोग ना तो खुश हुए हैं, ना ही कोई खुशहाली की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग जो हैं आज भी उसी सभी चीजों से जूझ रहे हैं जिससे पहले जूझ रहे थे, और आज हालात जो हैं बस से बदतर हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।